So students, this is doubt session for chapter solid state and surface chemistry. ओके इसमें कंपटीशन के डाउट्स देखेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है दिस, दैट इज क्वेश्चन इज द गिवन ग्राफ्स और डाटा 1 2 3 4 रिप्रेजेंट जनरल ट्रेंड observed for different physioptions and chemisorption processes under mild condition of temperature and pressure. Which of the following choices 1 2 3 4 is correct? सबसे पहले वैसे ही देख लेते हैं हम ग्राफ। एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रही है प्रेशर कांस्टेंट पे। ये कौन सा किसका ग्राफ है? ये फिजियोप्शन का ग्राफ है। ओके इसमें आपके पास एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से पहले बढ़ रही है थोड़ी सी, उसके बाद कम हो रही है। तो ये कौन सा? ये केमिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एड्सॉर्प्शन की अमाउंट बढ़ रही है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। ओके तो ये केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, क्योंकि केमिकल और फिजिकल दोनों के लिए अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो उससे लो टेम्परेचर करने पे भी एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है, इसलिए लो टेम्परेचर वाले की कर्व ये है, हाई टेम्परेचर वाली एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर की कर्व ये है। तो ये केमिकल और फिजिकल दोनों में से कोई भी हो सकता है, केमिकल प्लस फिजिकल, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिखाया हुआ है, और दिखाया हुआ डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस। जब सरफेस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है मॉलिक्यूल, उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आ जाती है। ठीक है, मतलब पक्का केमिकल बॉन्ड बना है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड के केस में ही जब बॉन्ड बन जाता है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक मिनिमम लेवल पे आ जाती है, जैसे इसमें आई है। ओके क्लियर? तो अब देखते हैं इसको। ठीक, तो इट मींस ये केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस में दिया हुआ ना ग्राफ, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी चॉइसेस बन रही हैं। 1 इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड 2 इज केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये ठीक है। 1 इज फिजियोप्शन एंड 3 इज केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे मैंने बोला कि ये आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। ओके उसके बाद 4 is chemisorption and 2 is chemical absorption, ये भी ठीक है। 4 is chemisorption and 3 is chemisorption, 4 और 3 chemisorption है। हाँ ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें चारों ऑप्शंस ठीक हैं। हाँ एक चीज है जो इसमें पॉइंट नोट करने वाला है, वो मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये थर्ड वाला, इसमें थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़ी है, सॉरी टेम्परेचर घटने पे एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़ी है। हालांकि कई बार ऐसा ही होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे एब्जॉर्प्शन शुरू में बढ़ती भी है ना, तो ये हो सकता था कि 200 वाली जो, अगर ये केमिकल होता तो 200 वाली जो पीक है वो उससे नीचे भी आ सकती थी। ओके क्योंकि टेम्परेचर घटने से केमिकल एब्जॉर्प्शन घट भी सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन बढ़ रही है। ओके तो उल्टा क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर घटाने पे एब्जॉर्प्शन कम भी हो सकती है। तो वैसे ये वाला जो ग्राफ है, अगर मेरे को केमिकल और फिजिकल में से चूज करना हो, हालांकि दोनों के लिए है, ओके बट मान लो इनमें से भी चॉइस है कि फिजिकल की केमिकल, फिर ज्यादा नंबर फिजिकल की तरफ है। क्यों? क्योंकि फिजिकल जो है वो तो क्लियर कट बताता है ना कि टेम्परेचर घटने पे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। हालांकि केमिकल में शुरू में, बिल्कुल शुरू में, जब यहाँ पे ये वाला पॉइंट अचीव नहीं हुआ था, ये मैक्सिमम अचीव नहीं हुआ था, तो शुरू में टेम्परेचर बढ़ने पे आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। तो उल्टा भी कह सकते हो, टेम्परेचर घटने पे शुरू में एब्जॉर्प्शन घटती है। इसलिए अगर इन दोनों में से चूज करना हो, हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मेरे को यहाँ से अभी कुछ नहीं पता लगा, इस डाटा से मेरे को दोनों लग रहे हैं, बट फिर भी अगर इन दोनों में से चूज करना होता मेरे को, तो मैं फिजिकल को ज्यादा पॉइंट देता एज कंपेरिजन टू केमिकल। ओके बट ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन आया ही नहीं कहीं पे। ओके तो इसलिए ये केमिकल और फिजिकल दोनों के लिए आ सकता है, इसलिए थर्ड जो है, जितनी ऑप्शन जिसमें थर्ड को केमिकल एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है तो मैंने वो भी करेक्ट करी है। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग +1 वाली से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये वाला पहले इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम है ना, यही होता है। ओके, अब इसको यूटिलाइज करेंगे, वेट अ मिनट, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे क्या है, व्हेन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मेटेलिक सरफेस, जब ऑक्सीजन मेटेलिक सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब ये मान लो मेटल की सरफेस और ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है मेटल की सरफेस के ऊपर। ओके, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर फ्रॉम मेटल टू ऑक्सीजन, मेटल ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। ओके, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस एब्जॉर्प्शंस आर, तो इस एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ होगा, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन इज, यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन इज फिजिकली एब्जॉर्ब्ड, फिजियोप्स, गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो गई, जो कि बेसिस होता है केमिकल बॉन्डिंग का, तो ये तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन हुई, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसे हुई। ओके, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। हीट इज रिलीज्ड, ऑब्वियस है, जब भी एब्जॉर्प्शन होती है तो हीट तो रिलीज होती है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो ये तो ऑप्शन ठीक है, दोनों चाहे फिजिकल भी होती तो भी ये ठीक होता। ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड, मतलब ये कह रहे हैं पाई स्टार 2p ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन का होता है उसमें ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, हाँ जी बढ़ जाएगी, अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन में, तो कौन से, यहाँ पे देखो ना ये होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो यहाँ पे अब यहीं यहीं पे फिलिंग होनी शुरू होगी, यहाँ पे जो एम्प्टी है या जिनकी अभी फुल कैपेसिटी यूज नहीं हुई, उन्हीं में फिलिंग फिलिंग होनी शुरू होगी, तो वो यहाँ पे फिलिंग होगी, तो पाई स्टार वालों की ही फिलिंग शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ पाई स्टार 2p वालों की इंक्रीज होगी, हाँ इंक्रीज होगी, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी पाई स्टार में। बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज, ये जो स्टार वाले होते हैं ये क्या होते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो मतलब ये ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करने का काम करेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है बॉन्ड वीक होगा, अगर बॉन्ड वीक होगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ही ना, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, तो इट मींस डी इज आल्सो राइट, तो बी सी डी, इस क्वेश्चन का आंसर है बी सी डी। नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज डन, इसमें ऑप्शन नंबर बी सी डी इज द आंसर, मल्टीपल चॉइस था ये, हालांकि अब मल्टीपल चॉइस तो रहे ही नहीं, बट फिर भी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छे हैं। ओके, द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, आपके पास एक 100 ml ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है गोल्ड का, उसकी कोगुलेशन करने को प्रिवेंट करने के लिए, कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसमें कोई एक्सेस सब्सटेंस डाला 0.25 ग्राम, उससे क्या हुआ, ये जो गोल्ड है ना, इसको गोल्ड का सोल भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी जो है वो कोगुलेशन प्रिवेंट हो गई, इसकी कोगुलेशन होना बंद हो गई, to it before addition of 1 ml of 10% NaCl solution, 1 ml of 10% NaCl solution. The gold number of substance X is, अब सबसे पहले ये गोल्ड नंबर क्या होता है इसको रिवाइज कर लेते हैं, तुम लोगों को शायद भूल गया हो, तो सरफेस केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट पढ़ा था, गोल्ड नंबर किसके लिए होता है, ये होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड का होता है, अगर किसी कोलाइड, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन लें, उसमें हम कोगुलेटिंग एजेंट डालें, जैसे 10% NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो कोगुलेटिंग एजेंट होता है, जिससे क्या होता है कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल हैं वो कोगुलेट होके प्रेसिपिटेट डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होता है, उनकी मतलब कोलाइडल सोल खत्म हो जाता है। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि प्रेसिपिटेशन ना हो, हम डालते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड, और ये जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है ये कितनी कैपेसिटी रखता है, कितना अच्छा प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ को डेजिग्नेट करने के लिए हमारे पास होता है गोल्ड नंबर, ठीक है, मतलब गोल्ड नंबर होता है क्या है, गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स which must be added to 10 ml of a standard red gold sol so that no coagulation of gold sol take place, so that gold sol की coagulation ना हो when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it,
अगर हम प्रोटेक्टिव क्लोराइड नहीं डालेंगे तो 10 ml गोल्ड सोल में जब 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डलेगा तो वो कोआगुलेट कर जाएगा। बट 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ मिलीग्राम में डालें प्रोटेक्टिव क्लोराइड का, सो दैट वो कोआगुलेट ना हो जब उसमें 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड किया जाए, तो उसको बोलते हैं उसका गोल्ड नंबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे हमने 100 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट किया है, 10 ml के लिए जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। 100 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना आपने प्रोटेक्टिव क्लोराइड डाला, 100 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना प्रोटेक्टिव क्लोराइड डाला, प्रोटेक्टिव क्लोराइड ये डाला 0.25 ग्राम, मिलीग्राम में बतानी होती है अमाउंट, तो इसको 250 मिलीग्राम बोलते हैं। बट 100 ml के लिए थोड़ी ना, हमने 10 ml के लिए देखनी होती है कि 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना लगेगा, 25 मिलीग्राम। तो जितना ये मिलीग्राम में आंसर आ रहा है उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 25 ना, तो 25 इज द गोल्ड नंबर ऑफ द सब्सटेंस एक्स। ठीक है, नंबर दे देते हैं, हम ये नहीं कहते कि इसको 25 ग्राम डालो, हम बस ये कहते हैं कि ये हमारा प्रोटेक्टिव क्लोराइड है, ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लो मार्केट में आप गए, आप बोलोगे वहां पे कि मेरे को प्रोटेक्टिव क्लोराइड दे दो जिसका गोल्ड नंबर 25 है, उसका मीनिंग नहीं वो समझाएगा आपको, बट उसको उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मींस कि 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका 25 मिलीग्राम लगेगा, उसके बाद उसकी कोगुलेशन नहीं होगी जब उसमें 10% NaCl का सोल्यूशन का 1 ml डाला जाएगा। ओके, तो इसमें गोल्ड नंबर जो है वो 25 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस becomes a permanent magnet when it is placed in a magnetic field because, देखो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ना कुछ, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं। ओके, क्लियर। और जब तक इसको मैग्नेटिक फील्ड में ना रखो तब तक क्या होता है, तब तक इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो रैंडमली, मतलब इसके जो मैग्नेट के डायपोल हैं, डायपोल किसको बोल रहा हूं मैं, जैसे एक एटम है उसकी ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को है, दूसरे वाले एटम की इधर को है, तीसरे वाले को इधर को है, ऐसे ही है, रैंडमली अरेंज है। बट जैसे ही मैंने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फिजिक्स में आप ज्यादा इसको समझ पाते, पर चलो अगर आपने डाउट पूछ लिया, ठीक, तो ये नॉर्थ ये साउथ है ना, तो होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ टू साउथ वेव्स जाती है ना ऐसे। ओके, क्लियर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस सब्सटेंस के अंदर से भी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट है, मतलब जो एटम है जो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करते हैं, उनकी अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन पे हो जाएगी ऐसे। शायद ये पता नहीं एक्टिविटी करवाते होते थे 10th में, ऐसा कुछ होता है फिजिक्स में, है ना, मैं भूल चुका हूँ फिजिक्स बहुत टाइम से। ठीक, तो अलाइनमेंट ऐसे हो गई, इट मींस यहाँ पे साउथ बन गया, यहाँ पे नॉर्थ बन गया, ऐसे होता है ना। ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, जिसका साउथ पोल इधर को, नॉर्थ पोल इधर को। ठीक है, या हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। ओके, दिस इज मैग्नेटाइज्ड, गॉट इट। तो अब ये मैग्नेटाइज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड, जितनी भी डोमेन्स थी वो ओरिएंट हो गई। कैसे ओरिएंट हो गई, इनकी डायरेक्शन क्या बोली जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई ना लाइन, क्योंकि इसी साइड को मैग्नेटिक फील्ड है, इसी साइड को इनकी अलाइनमेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपके ये जो डायपोल्स हैं, ये जो टाइनी डोमेन्स थी, डोमेन का मतलब वही है कि आपके पास जो एटम थे जो रैंडम, जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडम था, ठीक, तो इनको क्या किया, जब आपने प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन्होंने एक डायरेक्शन अलाइनमेंट में आ गए हैं उस डायरेक्शन के साथ, और अब ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब ये मैग्नेट बन चुके हैं। क्योंकि जब सारे टाइनी मैग्नेट एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उनका ओवरऑल नॉर्थ एक साइड में, ओवरऑल साउथ एक साइड में, तो होगा क्या, ओवरऑल वो एक मैग्नेट बन जाएंगे। कई सारे छोटे छोटे नॉर्थ पोल मिलके एक बड़ा सा नॉर्थ पोल बनाएंगे, और कई सारे छोटे छोटे साउथ पोल मिलके एक बड़ा सा साउथ पोल बना देंगे, और उसको ओवरऑल मैग्नेटिक बना देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास
ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। दी गामा फॉर्म ऑफ आयरन हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, मतलब गामा फॉर्म का स्ट्रक्चर कौन सा है, एफसीसी स्ट्रक्चर। और उस टाइम एज लेंथ कितनी होती है, एज लेंथ ए, एज लेंथ को ए से डेजिग्नेट करते हैं ना, वो है 386 पिकोमीटर। एंड बीटा फॉर्म हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, आयरन की बीटा फॉर्म भी होती है, बीटा फॉर्म हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। ओके, और उसके लिए एज लेंथ कितनी दे रखी है, 290 पिकोमीटर। दी रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गामा फॉर्म टू बीटा फॉर्म, मतलब डेंसिटी ऑफ गामा फॉर्म डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बीटा फॉर्म की रेशियो क्या होगी वो निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, डेंसिटी इज इक्वल टू Z into M by A cube into Na. This is the formula of density, where Z is the number of atoms per unit cell, M is the molar mass of the substance, Na is the Avogadro number, and A is the edge length. तो गामा सॉरी डेंसिटी इन द गामा फॉर्म इज इक्वल टू, निकालो Z की वैल्यू कितनी होती है, गामा फॉर्म में FCC में कर रहा है तो Z की वैल्यू 4 होगी, FCC के लिए 4 एटम होते हैं पर यूनिट सेल। M की वैल्यू, मोलर मास ऑफ आयरन की वैल्यू जो आएगी वो पुट कर देंगे। मैं इसलिए पुट नहीं कर रहा क्योंकि रेशो में कट ही जाएगा ये कॉमन फैक्टर। A की वैल्यू कितनी है, 386, और ऊपर से उसका क्यूब होना है। ओके, इनटू Na की वैल्यू भी पुट नहीं मैं करूंगा क्योंकि रेशो में कट जाएगा। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ बीटा फॉर्म कितनी आएगी, Z कितना होता है इसके लिए 2, बीटा फॉर्म BCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है ना, और BCC में कितने एटम होते हैं पर यूनिट सेल, 2 इनटू M इज द मोलर मास ऑफ आयरन, क्योंकि दोनों में सब्सटेंस तो सेम ही बोला इन्होंने। A की वैल्यू कितनी है 290, और ऊपर से उसका क्यूब होना है, इनटू Na की वैल्यू कितनी है, ये पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेशियो में कट जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर दो बस इसकी, ये जो रेशियो में वैल्यू पुट करनी है वो कर दो, क्या बन जाएगी 4 इंटू M बाई 386 द का क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय 2 इंटू M बाई 290 द क्यूब इंटू Na। ये कट गए सारे के सारे, और बचा क्या आपका 4 बाई 386 का क्यूब इंटू 290 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 2, इसकी ये रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये रेशियो आएगी 2। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, हालांकि आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो मिलेगा नहीं। डिवाइडेड बाय 386 divided by 386 divided by 386, so it comes out to be 0.848, अप्रोक्सीमेट कर दिया, आगे मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.848, बट इस यहाँ पे तो 0.848 कोई आंसर ही नहीं है, यहाँ पे या तो छोटा है या थोड़ा बड़ा है उससे। यहाँ पे ऑप्शंस में मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे ना 0.848 चाहिए ऑप्शन ये वाली, तो ये दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें मिसप्रिंट है बुक में, तो इसका आंसर है 0.848, दोनों की रेशो अप्रोक्सीमेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 154। नाउ नेक्स्ट डाउट इज, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन डाउट नहीं था, वो वैसे ही आ गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दी ये बिट्स पिलानी बिट सेट में आया 2016 में। ओके, दी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड दिस इज फॉर्म्ड व्हेन X% of Fe+2 ions are placed by as many 2/3 Fe+3 ions। देखो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का क्या सीन है, आपको याद होगा कि हमने जब डिफेक्ट पढ़े थे सॉलिड स्टेट में हमने डिफेक्ट पढ़े थे ना, ठीक। तो जैसे ये वाला जो आयरन ऑक्साइड होता है FeO, तो उसमें अगर Fe+2 आयन और O2 नेगेटिव आयन है, इनका ये मस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, O2 नेगेटिव आयन Fe+2 आयन। ओके, बट अगर ऐसा हो जाए कि कुछ जगह Fe+2 आयन निकल जाए, ओके कुछ जगह से Fe+2 आयन निकल जाए, और वहां पे क्या है, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाए। ओके, जैसे मान लो यहां से भी निकल गया और यहां से भी निकल गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है लाइक दिस, और यहाँ पे Fe+3 आयन इंसर्ट कर दिया। Fe+3 आयन इंसर्ट करने से ओवरऑल रहा ये न्यूट्रल ही, बट जो इनकी रेशो थी
Fe1 और ऑक्सीजन 1:1 में था ना, वो रेशियो तो बिगड़ गई ना। वो रेशियो कितनी हो गई अब, ये बन चुका है फॉर्मूला, Fe 0.94, ऑक्सीजन जो है 1। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें से कुछ Fe जो है वो Fe+2 की फॉर्म में है, कुछ Fe जो है Fe+3 की फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर। और कुछ जो है उन्होंने बोला X%। ठीक, मतलब इस कंपाउंड में शुरू में मान लेते हैं आपके पास, शुरू में आपके पास ये कंपाउंड था Fe1O1, जिसमें ऑल Fe+2 आयंस वाज देयर। ठीक है, लेट X% ऑफ Fe+2 आयन रिप्लेस्ड बाय Fe+3 आयंस। तो लेफ्ट बचे कितने Fe+2 आयन, Fe+2 आयन कितने बचे हैं, 1 - X। मैंने 1 मान लिया ना यहाँ पे, 1 मोल, तो 1 मोल में से X% जो है वो रिप्लेस हो गए Fe+3 से, तो बचे कितने Fe+2 आयन, 1 - X। ठीक, और जो X% Fe+2 आयन रिप्लेस हुए हैं वो कितने Fe+3 आयन से रिप्लेस हुए हैं, यहाँ पे ये गिवन है 2/3। X% of Fe+2 ions are replaced by as many 2/3, मतलब जितने भी X हैं उसका 2/3 Fe+3 आयन आए हैं उसकी जगह। ठीक, तो इट मींस Fe+3 आयंस कितने हैं इन सॉलिड, Fe 0.94, ऑक्सीजन 1। इस सॉलिड में Fe+3 आयन कितने हैं, 2/3 ऑफ X। ओके, क्लियर। तो टोटल कितने बन रहे हैं, टोटल Fe इन टर्म ऑफ X, इन टर्म ऑफ X ये कितने बन रहे हैं, ये Fe+2 आयन प्लस 2/3x, इतने Fe+3 आयन है। बट एक्चुअल में ये है कितने हैं टोटल Fe, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0.94, तो इसको इक्वेट कर दो 0.94 से, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो x के लिए। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.18। ओके, बट इन्होंने परसेंटेज में पूछा है, तो x की वैल्यू परसेंटेज में कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ गया 18%। तो आपके पास यहाँ पे आंसर है 18%। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में ना, ये जो डाउट पूछे हैं तुम लोगों ने, ये पहले पिछले साल तक तो सिलेबस में था, इस साल सिलेबस में है नहीं है, और कंपटीशन का अभी पता ही नहीं है कुछ कि इसमें उसमें है, आएगा ये कि नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आ जाए तो कवर तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज स्कीमेटिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक्चुअल में एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें डोमेन्स होती हैं, उनमें भी रैंडमली अरेंज्ड डोमेन्स होती हैं। ठीक है, वो ऐसे एटम से बने होते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, रैंडमली अरेंज। पर जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, ठीक, तो होता क्या है, आधे एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, आधे दूसरी तरफ अलाइन हो जाते हैं। ठीक, इसको थोड़ा बिल्कुल सिमेट्रिक रखते हैं, आधे एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, आधे दूसरी तरफ, लाइक दिस। तो ओवरऑल फिर क्या आएगी, ओवरऑल 0 ही रहेगी ना, क्योंकि आधे एक तरफ अलाइन हो गए, आधे दूसरी तरफ अलाइन हो गए, तो ओवरऑल सब्सटेंस की मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगी, 0। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें डोमेन्स हैं, बट जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट नंबर ऑफ डोमेन्स अलाइन इन द इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे दिखाते हैं उसको, ये डी कि हाफ एक साइड है, हाफ एक साइड है, उसकी वजह से ये ओवरऑल इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 बन रही है। ये नहीं है कि इसमें डोमेन्स नहीं थी इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक है, ओवरऑल इसमें डोमेन्स हैं, बट आधी एक डायरेक्शन में, आधी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये इसकी ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाती है ऐसे सब्सटेंसेस की जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो और फेरोमैग्नेटिक किनको बोलते हैं, जिनमें सभी डोमेन्स एक साइड अलाइन कर जाती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, सभी डोमेन्स एक साइड अलाइन कर जाती हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और ये ऐसे ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन दी ब्रैग्स एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज। सबसे पहले
ये ब्रैग्स क्या है, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन वैसे ग्रेजुएशन लेवल पे है, आपके लेवल पे नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट, थोड़ा बहुत समझा दूंगा इसका, बिल्कुल माइनर सा, जिसका जितना आपको पता होना चाहिए। हालांकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ब्रैग इक्वेशन क्या है। और ये जो ब्रैग एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज कहते हैं इसको, क्या है, क्या चीज है। 100 पिकोमीटर एक्सरे, एक्सरे तो आप जानते हो ना, रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। 100 पिकोमीटर उनकी वेवलेंथ दी हुई है। 100 picometer X-rays has second order diffraction at glancing angle of 30 degree. Its interplanar spacing will be, देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सॉलिड स्टेट में, क्या पढ़ा कि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके केस में अरेंजमेंट जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। तो हम मानते हैं कि उन पार्टिकल्स की वजह से प्लेन्स बन जाते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये प्लेन बन गए ना, गॉट इट। अब आपने ये डिस्टेंस निकालना है कि एक प्लेन का दूसरे प्लेन से डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब बाय स्केल तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि ये तो एटॉमिक स्केल की बात होगी ना। तो उसके लिए एक बड़ा ही फेमस जो यूज भी होता है, जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं ना जिनमें हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करनी होती है, उनमें हम एक्सरे डायफ्रैक्शन तो पक्का करवाते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमें पता क्या लगता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। और इंटरप्लेनर डिस्टेंस से हमें ये भी हिंट लग जाता है कि आपने जो सब्सटेंस बनाना चाहते थे वही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, क्लियर, ठीक। अब क्या इसमें करते क्या है एक्सरे डायफ्रैक्शन में, एक्सरे डायफ्रैक्शन में क्रिस्टल लेके उसको रखना है और उसके ऊपर एक्सरेज फॉल करवानी है उस क्रिस्टल की सरफेस के एंगल के साथ, जैसे ये थीटा एंगल हो गया ना। और इस एंगल को आप चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे आप ऐसे यहाँ पे भी करवा सकते हो, यहाँ से भी फॉल करवा सकते हो। और जो एक्सरेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ एक्सरेज पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी किसी अंदर वाले प्लेन के थ्रू, कुछ एक्सरेज सरफेस वाले प्लेन के थ्रू कर जाएंगी, कुछ और ज्यादा पेनिट्रेट करके ये वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट होंगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सरेज आएंगी इनकी स्टडी को बोलते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करना, जो ब्रैग ने करी थी। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद उसने क्या एक रिलेशन दिया था जिससे आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी निकाल सकते हो, और वो रिलेशन क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये थीटा क्या है, किस एंगल पे आपने ये वाली जो एक्सरेज है वो फॉल करवाई है क्रिस्टल के ऊपर। डी क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज यूज्ड, एक्सरे जो यूज कर रही है उसकी वेवलेंथ। एन क्या है, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आपको गिवन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये लिखा होता है, यहाँ पे मेंशन है। तो वो आपने वैल्यू पुट कर देनी है, एन की वैल्यू 1 पुट कर देनी है अगर फर्स्ट ऑर्डर है, एन की वैल्यू 1 अगर फर्स्ट ऑर्डर, एन की वैल्यू 2 अगर सेकंड ऑर्डर, एन की वैल्यू 3 अगर थर्ड ऑर्डर बोला हुआ उन्होंने, एंड सो ऑन, ये मेंशन होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने इंटरप्लेनर स्पेसिंग पूछा है ना, इंटरप्लेनर डिस्टेंस या स्पेसिंग, तो बस आपने डी की वैल्यू निकालनी है, बाकी डाटा आपको गिवन था। डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, एन लैम्डा बाय 2 साइन थीटा। थीटा क्वेश्चन में मेंशन है 30 डिग्री। लैम्डा एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है, 100 पिकोमीटर। ओके, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 2, क्योंकि ऑर्डर 2 है। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालो, पुट करो वैल्यू। डी इक्वल टू एन की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 100 पिकोमीटर, 2 साइन थीटा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 से 2 कटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आंसर कितना आया, 200 पिकोमीटर। मतलब ये वाले प्लेन और ये वाले प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 200 पिकोमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये भी ब्रैग इक्वेशन का ही है, ब्रैग लॉ का ही है। एट व्हाट एंगल्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, इसके लिए n इक्वल टू 1 है।
स्पेसिंग बिटवीन टू प्लेन्स रिस्पेक्टिवली इज लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2। ठीक, मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू एक के लिए दे रखी है लैम्डा, दूसरे पार्ट में डी की वैल्यू दे रखी है लैम्डा बाय 2, और एन की वैल्यू दोनों के लिए 1 1 दे रखी है। तो इनमें एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है कि किस एंगल पे डी की वैल्यू लैम्डा आएगी और किस एंगल पे डी की वैल्यू लैम्डा बाय 2 आएगी। और यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड। ठीक, तो बस फॉर्मूला क्या था, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा निकालना है तो साइन थीटा एक साइड रखो, उधर क्या रखा 2d, नहीं उल्टा लिख दिया, एन लैम्डा बाय 2d। ओके, और आपने डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे डी की वैल्यू इक्वल टू लैम्डा दे रखी है, तो आपने डी की वैल्यू लैम्डा ही पुट कर देनी है, लैम्डा, और एन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। ओके, मतलब अगर आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी इक्वल टू लैम्डा आ जाए, वो किस एंगल पे आता है, डी इक्वल टू लैम्डा 30 डिग्री एंगल पे। ओके, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, डी की वैल्यू लैम्डा बाय 2 कब आती है, ये निकालना है, तो यही वाला एक्सप्रेशन दोबारा लगाना है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, डी की वैल्यू इस बार कितनी पुट करनी है, लैम्डा बाय 2, तो क्या बना, और एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर की बात करी है ना उन्होंने, 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट कर दो इंटू साइन थीटा, लैम्डा से लैम्डा कटा, 2 से 2 कटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू किस थीटे पे 1 आती है, थीटा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो मतलब पहले का आंसर है 30 डिग्री, लैम्डा कब होगा 30 पे, दूसरा लैम्डा बाय 2 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, तो इसका 184 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये ब्रैग इक्वेशन के हैं। आपको ब्रैग इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 5% बताया है, 90% अभी बताया, 95% नहीं बताया, बट अभी आपको अगर आएगा क्वेश्चन तो इतने 5% से ही आएगा, ज्यादा डीप में से नहीं आएगा। ओके, आपको ब्रैग इक्वेशन पता होना चाहिए, ब्रैग इक्वेशन का पर्पस क्या है ये पता होना चाहिए, इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है इसका पर्पस। अगले वाला क्वेश्चन भी एक तरह का ये कह सकते हो आप क्रैमिंग टाइप ही है। सर्टेन क्रिस्टल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। आपने आजकल फेसबुक वगैरह पे वैसे देखी जाते हैं ऐसे कि आजकल साइंटिफिक स्टडी कौन कौन सी चल रही हैं, जैसे वो ऐसे रोड बना रहे हैं जिनके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब जब चलोगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, वो लाइटें जलती हैं, है ना, क्यों जलती हैं, क्योंकि प्रेशर की वजह से प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो वर्ड प्रेशर के लिए यूज होता है। ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। पीजो मींस प्रेशर, पायरो मींस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो दैट इज कॉल्ड एज द पायरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में उनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है। और फेरी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी वही हुआ, जो फेरी इलेक्ट्रिक, जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, फेरी नॉट फेरो, फेरी वाले जो हैं वो इतने ज्यादा हाईली मैग्नेटाइज नहीं होते, मतलब मैग्नेटाइज होते हैं बट थोड़े, तो उनके केस में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज द फेरी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ओके, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का वैसे ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है ये, पर फिर भी ये एक तरह का ना मतलब क्रैम ही है। क्या क्रैम है, द कंपोनेंट्स ऑफ Ziegler-Natta catalyst used in the polymerization of propylene। ठीक है, Ziegler-Natta catalyst कैसे बनता है, टेट्राइथाइल टाइटेनियम और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर की वजह से, मतलब इन दोनों को मिक्स करो तो उसको Ziegler-Natta catalyst बोलते हैं। ओके, और ये Ziegler-Natta catalyst जो है ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स में काम में आता है। कोई भी एल्कीन जब उसकी पॉलीमराइजेशन करवानी है, स्पेशली प्रोपाइलीन और एथीन, जब उनकी पॉलीमराइजेशन करवानी होती है, पॉलीमराइजेशन के लिए कैटलिस्ट लगता है कौन सा, Ziegler-Natta कैटलिस्ट, और Ziegler-Natta कैटलिस्ट इन दोनों के मिक्सचर की वजह से बनता है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, दिस इज द Ziegler-Natta कैटलिस्ट। ओके, सॉरी
मैं वो इथाइल वो कंफ्यूज कर गया उसमें, ठीक है। टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, इन दोनों को मिक्स करके बनता है मतलब इन दोनों के मिक्सचर को ही जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। हालांकि जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो थोड़ी बहुत इनमें बॉन्डिंग आ जाती है, ओके, जिसकी वजह से हम मतलब बॉन्डिंग में एग्जैक्ट अभी आपको बताऊंगा नहीं, लाइक ऐसे कुछ हो जाता है, दोनों जुड़ जाती हैं थोड़ा सा, और उसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि इन दोनों को मिक्स करने पे बनता है। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहाँ पे यूज होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स में, स्पेशली एथीन की पॉलीमराइजेशन और प्रोपाइलीन की पॉलीमराइजेशन में, ओके। ये दोनों एल्कीन्स की ही टाइप है। इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, जैसे पॉलीथीन तो हम यूज करते ही ना, प्लास्टिक, तो उसमें ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट डलता है फॉर द पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला, ये अब इसमें ये फिजिक्स का शायद आपका अभी आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा नहीं, उसका होगा। What is the energy gap between the valence band and the conduction band in the crystal of insulator? Insulator देखो, वैलेंस बैंड होता है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, ठीक है। ये बैंड थ्योरी थी जो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसने बोला चाहे इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, उनमें हर सॉलिड में दो बैंड होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड जिसमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, ठीक। ये थ्योरी कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, वही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो इट मींस, कहने का मतलब ये है, अगर कोई सब्सटेंस कंडक्टर है तो वो कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसके कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तब होंगे जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है, ये गैप क्या दिखा रहा है? एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप अगर नेग्लिजिबल हो, तब जितना एनर्जी गैप ये बढ़ता जाएगा, जितना ये गैप ज्यादा होगा, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, जितना ये गैप ज्यादा होगा उतना ही बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भेजना मुश्किल है। कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी है वो भी कम होगी, ओके। तो इन्होंने पूछा है, इन्होंने बात करी है इंसुलेटर की। इंसुलेटर्स के केस में दोनों बैंड्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो इंसुलेटर है। तो आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, वेरी लार्ज भी बोल सकते हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सी और डी दोनों आंसर है। अगर कंडक्टर होता फिर तो कंडक्शन, दोनों बैंड आपस में एक तरह से ओवरलैप्ड ही होते हैं, तभी उनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है और सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ पे इंसुलेटर की बात करी है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ठीक है। इनफाइनाइट वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ओके। वेरी लार्ज कह सकते हो आप, ओके, बट इनफाइनाइट भी, वेरी लार्ज को इनफाइनाइट भी बोल ही सकते हो, ओके, गॉट इट। तो इस आंसर इज वेरी लार्ज, गॉट इट। चलो, तो इसमें आपके पास इसका आंसर हो गया वेरी लार्ज। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद सब्सटेंसेस विद वैलेंसी। ये वाला वैसे मैंने सॉलिड स्टेट में मैंने खुद भी करवाया था आपको, ये एन टाइप पी टाइप। जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि वो बाकी सिलिकॉन के साथ ऐसे बॉन्डिंग में जुड़ा होता है और उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ऐसे हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। और अगर हम सिलिकॉन के बजाय फास्फोरस लगा दें तो फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां जहां फास्फोरस आ जाएगा वहां वहां एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ओके। और जब ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये जितने भी एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़िया कंडक्टर करवाते हैं, कंडक्शन करवा देते हैं ना, इसलिए तो हम कहते हैं डोपिंग से जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ओके। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, हालांकि चार्ज आता नहीं, बट कहने को ऐसे कह सकते हैं ना कि आपका जो क्रिस्टल है वो नेगेटिव हो रहा है, एन का मतलब होता है नेगेटिव, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ड्यू टू दी डोपिंग। तो आपने डोपिंग किससे करी है? आपने डोपिंग ऐसे एलिमेंट से करी है जिसकी वैलेंसी 5 है, ओके।
क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन जैसे बॉन्डिंग बनाने में चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ओके, और ऐसे जितने जहां जहां डोपिंग होगी वहां वहां 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर यहाँ पे फास्फोरस की बजाय एल्यूमिनियम से डोपिंग करवाते, तो एल्यूमिनियम से डोपिंग करवाने पे क्या होता है, एल्यूमिनियम से डोपिंग करवाने पे उल्टा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो चाहिए था बॉन्डिंग के लिए वो भी नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन में तो 4 होते हैं, ठीक। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है। चौथी साइड वो होल जनरेट कर देगा, जहां जहां एल्यूमिनियम की डोपिंग होगी वहां वहां एल्यूमिनियम का एक होल जनरेट हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले, अब नहीं है डोपिंग के बाद। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम होने को आप पॉजिटिव बोल सकते हो एक तरह से। तो इट इज कॉल्ड एज दी पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको वैलेंसी 3 वाले से डोपिंग करवानी पड़ती है। अब आगे आपके पास है क्वेश्चन, ये आपके ना 1-2 क्वेश्चंस हैं, ये अभी मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मेरे को खुद स्टडी करना पड़ेगा। एक ये वाला क्वेश्चन है जिसका भी डाउट है, ठीक, ये अभी बाद में करवाऊंगा मैं आपको। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये ना ब्रैग लॉ का ज्यादा, मतलब ब्रैग लॉ से भी आगे वाले टॉपिक पे चले गए हैं, तो ये वाला तो मैं करवाऊंगा ही नहीं ना, ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं आपके सिलेबस में। ब्रैग लॉ फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हद तक, बट इसमें आगे मिलर इंडिसेस होते हैं, वहां पे पहुंच गए हैं ये, तो इतना डीप नहीं है आपको सॉलिड स्टेट, तो इसलिए ये वाला तो काट ही दो। एंड सेम विद दिस, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपके डाउट नहीं है। और हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसकी भी डिस्कशन अभी, इसका मेरे को एक्सप्रेशन अभी याद नहीं है, तो इसकी भी क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे बाद में। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं जिनकी डिस्कशन अभी हमने बाद में करनी है, बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो हो गए हैं क्लियर। तब तक आप भी इनका ढूंढो आंसर, मैं भी ढूंढता हूँ, मैं भी इनको सोचता हूँ, देन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।